नमस्कार दोस्तों। हमारी जो पहले चर्चा चल रही थी वो संविधान के बारे में बातें चल रही थी। पहले क्लास में जो संविधान के बारे में जो क्या क्या बातें हुई एक बार उनके बारे में देख लेते हैं और उसके बाद में आगे चलते हैं या आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने यूं कहा था कि संविधान है, इस संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बताते हैं प्रबंध करना या व्यवस्था करना। उसके बाद में नेक्स्ट मेरी जो बात हुई थी तो मैंने यूं कहा था कि संविधान की डेफिनेशन क्या है, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित व अलिखित नियमों का वह समूह, वह पुंज, वह झुंड जिसके द्वारा किसी भी राष्ट्र का शासन संचालित, संगठित और नियंत्रित होता है, उसी को हम संविधान कहते हैं। विश्व में संविधान शब्द का जो प्रयोग किया था वो ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था। भारत में इस शब्द का जो प्रयोग किया था वो आचार्य JB कृपलानी ने किया था। विश्व का सबसे प्राचीन जो संविधान बताते हैं वो ब्रिटेन का बताते हैं। ब्रिटेन का जो संविधान बताते हैं वो मौखिक व परंपराओं पर आधारित है, अर्थात लिखित है। जबकि विश्व का सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो अमेरिका का बताते हैं, जो 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। और विश्व का दूसरा सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान है वो फ्रांस का है, ये 1791 में लागू हुआ था। जबकि विश्व का सबसे नवीनतम जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो नेपाल का बताते हैं, ये 2015 में लागू हुआ था। एशिया का सबसे प्राचीन जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो जापान का बताते हैं, जो 1860 में लागू हुआ था। जबकि विश्व का सबसे छोटा जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो वह अमेरिका का बताते हैं। अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल हैं। जबकि विश्व का सबसे बड़ा जो लिखित संविधान कोई देश का बताते हैं तो भारत का बताते हैं, उसमें 395 आर्टिकल है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में पहली बार संविधान सभा शब्द का प्रयोग किया था। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की और उसमें पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन भारतीयों की इच्छाओं के अनुसार ही बनेगा। और 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू ने 72 घंटे लगातार कार्य करके संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की थी। उसी रिपोर्ट को संविधान के ब्लूप्रिंट कहते हैं। यह भारतीयों के द्वारा कहते हैं कि लिखित में सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई थी। जबकि 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अनौपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 31 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कहते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वराज्य व स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उसके बाद में नेक्स्ट 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन लाहौर अधिवेशन के कारण 26 जनवरी 1950 तक लागू हुआ। पिछली क्लास में हमारी जो बातें हुई थी वो यहाँ तक कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट आगे यूं कहा जाता है कि दोस्तों 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। ये जो मानवेंद्र नाथ रॉय बताते हैं ये साम्यवादी दल के संस्थापक थे। संस्थापक 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। औपचारिक का मतलब होता है वास्तविक रूप से, जबकि अनौपचारिक रूप से 1924 में किसने? मोतीलाल नेहरू ने। इसके जो मध्य की बातें कुछ और रह गई हैं, जैसे महात्मा गांधी से संबंधित जो बातें थी उनमें देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी की एक यात्रा प्रारंभ होती है दोस्तों, दांडी यात्रा। यह यात्रा साबरमती से प्रारंभ होती है और कहते हैं कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती से इस यात्रा का प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में इसमें 78 अनुयायी बताते हैं। 240 मील की ये यात्रा बताते हैं। कहते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी के नौसारी जिले पहुंचकर
ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो नमक कानून बनाया था, उसको कानून का अपने हाथों से नमक बनाकर उस कानून का उल्लंघन किया था। इस यात्रा में महात्मा गांधी की जो सहयोगिनी रही है सरोजिनी नायडू, वो भी इसके साथ थी। इसी दौरान कहते हैं कि एक सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन कहते हैं कि साहब इस यात्रा के दौरान ही महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो सरला जैन ने किया था। इस यात्रा के दौरान एक आंदोलन चला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब जो विदेशी जो कपड़े थे उनके बहिष्कार से संबंधित उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि साहब जो नागा क्षेत्र है उससे इस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो गौडी नेल्यू ने किया था। और कहते हैं कि तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने किया था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफार ने किया था। ये खान अब्दुल गफार को फ्रंटिनियर गांधी अर्थात इसको सीमांत गांधी कहते हैं। इसका स्वयं का एक दल बताते हैं, खुदाई एक खिदमदार, जिसको लाल कुर्ती दल के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, महात्मा गांधी की इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो अब्बास तैयबजी ने किया था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की एक जाति बताते हैं, कबायली जाति, उसने महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा है। कहते हैं कि यूं ही नहीं दोस्तों, दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो तुलना की है वो नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलियन की रोम यात्रा से की है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इसके बारे में यूं कहा जाता है कि ये कब प्रारंभ हुआ, तो यूं कहा गया है कि 12 नवंबर 1930 से लेके ये 13 जनवरी 1931 तक चला था। कहते हैं कि साहब इसमें जो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को बराबरी का दर्जा दिया था, जिसमें कहते हैं कि साहब ये बीकानेर से गया था वो गंगा सिंह गया था, अलवर से गया था वो है जय सिंह गया था, और धौलपुर से कोई गया था तो वह उदय भान सिंह गया था। यूं ही नहीं, इसमें जो 89 सदस्यों ने भाग लिया था। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है, जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। जयकर और तेज बहादुर के प्रयासों से यह समझौता हुआ, ये दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता व गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के सामने दो बातें रखी। नंबर 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करो, और नंबर 2 कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आप आओ या आपका अभिनंदन करेंगे, वहां अपनी बातें रखो। तो ये बातें हुई थी। कहते हैं कि इस समझौते के बारे में सरोजिनी नायडू ने कहा है कि दो महान आत्माओं का मिलन हुआ है। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें महात्मा गांधी और उसका जो निजी सचिव है महादेव देसाई, ये SS राजपुताना जहाज से गए थे, जबकि तेज बहादुर सब्रू और सरोजिनी नायडू ये वायसराय की कार्यकारी परिषद की ओर से गए थे। इसके अलावा कहते हैं कि साहब जो घनश्याम दास बिड़ला है, BM खाकर हैं, और कहते हैं कि साहब और भी जो सदस्य हैं, बहुत से सदस्य गए थे, यानी कुल 111 सदस्यों ने भाग लिया था। इसमें यूं कहते हैं कि साहब जो ब्रिटिश सम्राट जो जॉर्ज पंचम है, उससे महात्मा गांधी का जो परिचय करवाया था वो भारत का सचिव करवाया था, जिसका नाम सैमुअल होर बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य इस सम्मेलन में ही कहते हैं कि सांप्रदायिक पंचांग को लेकर विरोध हुआ था। कहते हैं कि यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि साहब जो महात्मा गांधी है उसको जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य था जिसका नाम वेस्टन चर्चिल है, उन्होंने कहा था कि देशद्रोही व अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी। जबकि कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि जब महात्मा गांधी सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियों से उतर रहा था उस समय फ्रैंक मॉरिस ने भी महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो ठीक था,
लेकिन यूं कहा जाता है कि उसके बाद में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ये कब हुआ? ये यूं कहते हैं कि साहब 17 नवंबर 1932 से प्रारंभ होता है और ये 24 दिसंबर 1932 तक चला। इसमें 1935 के जो भारत शासन अधिनियम में है उसकी रूपरेखा तैयार की हुई। 5 मार्च 16 अगस्त 1932 को एक सांप्रदायिक पंचांग हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे जो मैकडोनाल्ड उन्होंने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की थी, जिसमें जो दलित वर्ग है उनको अलग से स्थान आरक्षित करने की बात कही। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया इस सांप्रदायिक पंचांग को लेकर। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास स्वामी, इनके प्रयासों से महात्मा गांधी और कहते हैं कि अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को, जिसमें महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए विधानसभाओं में 147 और 148 स्थान आरक्षित किए। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि यूं ही नहीं दोस्तों, अक्टूबर 1932 में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। यूं ही नहीं, 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन नामक समाचार पत्र या पत्रिका का प्रकाशन भी किया। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि 1936 में किसने? कांग्रेस ने। 1936 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो फेजपुर अधिवेशन में की थी। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, 1936 में कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया था कि भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के बनेगा, अर्थात बाह्य लोगों का कोई दबाव नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि साहब भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन भारतीयों के नेतृत्व के आधार पर। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कहा कि भारतीय संविधान तो बनेगा लेकिन वैश्विक मताधिकार के आधार पर, वैश्विक मताधिकार के आधार पर यानी मतदान के आधार पर। कहते हैं कि दोस्तों मामला यहां तक होता तो भी ठीक था, लेकिन यूं कहा जाता है कि 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लीन लिथागो 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लीन लिथागो अगस्त प्रस्ताव लेकर भारत आया। अगस्त प्रस्ताव लेकर भारत आया। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लीन लिथागो अगस्त प्रस्ताव लेकर भारत आया। इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीय जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करना यानी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कहते हैं कि इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह, और उसमें जो प्रथम सत्याग्रही था वो विनोबा भावे को बताते हैं, जबकि दूसरा सत्याग्रही को बताते हैं तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। 22 मार्च 1942 को
क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। बाईस मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का भारत आगमन। क्या थी, कैसे था? उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था उसका नाम तो बताते हैं लेकिन वेस्टन चर्चिल बताते हैं। इस वेस्टन चर्चिल ने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए एक व्यक्ति को भारत भेजा था जिसका नाम बताते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स बताते हैं। ये सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। ये भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए भारत पहुंचा और इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से वार्ता करते हुए कहा कि साहब भारत को हम औपनिवेशिक का दर्जा देंगे। औपनिवेशिक, उपनिवेशिक औपनिवेशिक दोनों शब्द एक ही होते हैं कि जिस प्रकार ब्रिटिश जो कंपनियां भारत में आई और भारत में व्यापार किया या शासन किया, उसी प्रकार भारत भी किसी दूसरे राष्ट्र में जाकर व्यापार कर सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट इस क्रिप्स मिशन का विरोध हुआ और इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग कथन कहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस क्रिप्स मिशन को डूबता बैंक कहा, जबकि इसी के बारे में महात्मा गांधी ने कहा कि साहब ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। यानी यह एक ऐसा चेक है जिसकी जो तिथि है, दिनांक है, वो जा चुकी है। पोस्ट डेटेड चेक है। इसी को उत्तर तिथांकित चेक भी कहते हैं। इसी को दिवालिया चेक भी कहते हैं। दिवालिया, दिवालिया चेक। तो ये तीन शब्द हैं, पोस्ट डेटेड चेक, दिवालिया चेक और उत्तर तिथांकित चेक। तीनों के अर्थ एक ही निकलता है। ये तीनों शब्द पूछे हुए हैं कि महात्मा गांधी ने किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा है या महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या कहा है। पोस्ट डेटेड चेक भी कहा है, दिवालिया चेक भी कहा है, उत्तर तिथांकित चेक भी कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट पटाभी सीतारमैया ने कहा है, पटाभी सीतारमैया, इसने कहा है कि साहब ये जो क्रिप्स मिशन है ये अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है। जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था उसका परिवर्तित रूप कहा है। कांग्रेस ने कहा कि साहब ये क्रिप्स मिशन ये पाकिस्तान नामक जीवाणु से युक्त है। मुस्लिम लीग ने कहा कि साहब सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन नहीं हो। ये बातें हुई, यानी ये इस क्रिप्स मिशन के बारे में कथन कहे गए। उसके बाद में नेक्स्ट इसके विरोध में 14 जुलाई 1942 को वर्धा प्रस्ताव हुआ। कारण तो और भी थे वर्धा प्रस्ताव होने के।
जापानी आक्रमण के भय से हुआ था, बढ़ रही महंगाई के कारण हुआ था। लेकिन यहाँ क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्रिप्स मिशन के जो विरोध में या असफलता के कारण ये वर्धा प्रस्ताव हुआ था। इस वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई का, करो या मरो का। इसी वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की मांग की थी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत जो छोड़ो जो आंदोलन है, इसका जो प्रारंभ बताते हैं वो यूं बताते हैं कि साहब 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकृति दी थी। यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, और अगस्त में प्रारंभ होने के कारण इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारतीयों की आजादी के लिए किया जाने वाला पहला आंदोलन था, आजादी की मांग के लिए किया जाने वाला यह पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी, उसकी पत्नी कस्तूरबा, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई, इनको आगा खा पैलेस में डाला गया था। जबकि कहते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार की पटना जेल में डाला गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटाभी सीतारामैया को कहते हैं कि साहब अहमदनगर जेल में डाला गया। जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला गया। जयप्रकाश नारायण के बारे में तो यूं भी कहा जाता है कि साहब उस जेल से फरार होकर उसने एक आजाद दस्ता नामक एक संगठन की स्थापना की थी, और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बीएम खाकर, ये उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, उन्होंने कहते हैं कि साथ भूमिगत होकर इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। उषा मेहता ने तो कहते हैं कि बंबई में इसके लिए रेडियो स्टेशन भी स्थापित किया था। लेकिन इस आंदोलन के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा है, रंगून रेडियो स्टेशन से कहा है कि साहब यह एक अहिंसक गोरिल्ला आंदोलन है। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथागो, अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथागो के स्थान पर भारत का नया वाइसराय बनता है, और उस नया वाइसराय का जो नाम बताते हैं वो लॉर्ड वेवेल बताते हैं। वाइसराय, गवर्नर जनरल, ये बातें सामने आती हैं। देखो दोस्तों, 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस महारानी ने कहा था, और महारानी कौन थे? एलिजाबेथ प्रथम थी। उन्होंने कहा था कि कंपनी के लिए एक गवर्नर होगा। लेकिन जब 21 जून 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत कहा गया कि गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि सर्जित की जाएगी, और प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। लेकिन 1833 में कहा गया था कि साहब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो संपूर्ण भारत का भी गवर्नर जनरल होगा, और भारत का जो गवर्नर जनरल बताते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बताते हैं। लेकिन 1858 में महारानी विक्टोरिया ने कहा कि गवर्नर जनरल के पद को हटा दिया जाए और वाइसराय का पद सर्जित किया जाए, और भारत का जो प्रथम वाइसराय बनाया गया था वो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। तो ये वाइसराय पद है, ये ब्रिटिश जो कंपनियां थी, व्यापार था, उसका संचालन करने के लिए जो अध्यक्ष पद होता था या जो सचिव का पद होता था उसको वाइसराय कहते थे।
तो ये लॉर्ड वेवेल को भारत का नया वायसराय बनाया। इस लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1945 को 4 जून 1945 को भारतीय संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट को वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। वेवेल योजना, ये पहला ब्रिटिश अधिकारी था जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चुनाव हुए। 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चुनाव हुए। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तो बना, लेकिन कहते हैं कि बना कौन था? वेस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली को बनाया गया था। वेस्टन चर्चिल, इसके स्थान पर क्लेमेंट एटली को बनाया गया। वेस्टन चर्चिल बताते हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी के बताते हैं, लेकिन ये क्लेमेंट एटली था, ये कौन सी पार्टी का था? तो लेबर पार्टी का था, यानी श्रमिक दल का था। 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ और वेस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस क्लेमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स 14 मार्च 1946 को क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि साहब भारत भी स्वतंत्र होना चाहिए, भारत भी स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों बातें यहां तक होती तो ठीक थी, लेकिन यूं कहा जाता है कि साहब इसी के परिणाम स्वरूप इस क्लेमेंट एटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था। कैबिनेट मंत्रियों को 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। उसमें नाम बताते हैं, नंबर 1 पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस ये मुख्य सचिव बताते हैं, भारत का मुख्य सचिव। वापस आ जाओगे तो यार कोई कहा तो ठीक है, ग्रान लिया है तो कोई बात नहीं, रहने दे। तीन कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था। अब ये 3 कैबिनेट मंत्रियों में नंबर 1 पैंथिक लॉरेंस, ये भारत का मुख्य सचिव था। नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर, ये एवी अलेक्जेंडर बताते हैं ये नौसेना का अध्यक्ष था। और नंबर 3 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स ये व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री था, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री। ये तीनों कैबिनेट मंत्री भारत आए। दिल्ली आगमन हुआ, भारत में इसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाने लगा, यह कैबिनेट मिशन कहा गया।
कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 24 मार्च 1946 को हुआ था। इसमें कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष किसको माना जाता है? तो पेंथिक लॉरेंस को माना जाता है। आने के बाद यूं कहा जाता है कि साहब 16 जुलाई 1946 को शिमला में त्रिदलीय एक सम्मेलन हुआ, 3 दलों के मध्य। कैबिनेट मिशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद गए थे, जबकि जो मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और इस्माइल खां को बताते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के मध्य टकराव पैदा हुआ, इसीलिए यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद यूं कहा जाता है कि साहब इस कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने क्या दिए? सुझाव दिए। अब सुझावों में क्या कहा, इसके बारे में चर्चा बाद में करते हैं। पहले इस जो जितना लिखा है, जितना तुमको समझाया है, एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने यूं कहा कि 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ये साम्यवादी दल के संस्थापक थे। 1936 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1936 में कांग्रेस ने कहा था कि भारतीय संविधान तो बनेगा, लेकिन बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारतीय संविधान तो बनेगा, लेकिन वैश्विक मताधिकार के आधार पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान तो बनेगा, लेकिन भारतीयों के नेतृत्व के आधार पर। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो अगस्त प्रस्ताव लेकर भारत आता है। इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीय जनता ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया। इसी के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, जिसमें प्रथम जो सत्याग्रही था वो विनोबा भावे था, और दूसरा सत्याग्रही को बताते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री बताते हैं वेस्टन चर्चिल, उन्होंने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स नामक व्यक्ति को भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए भारत भेजा। इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद से वार्ता करते हुए कहा कि भारत को उपनिवेशक का दर्जा दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन के कथन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको डूबता बैंक कहा, जबकि महात्मा गांधी ने इसको कहा तो है, लेकिन इसी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथांकित चेक और दिवालिया चेक कहा है। कहते हैं कि इसी के बारे में पटाभी सीतारामैया ने कहा कि यह अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित रूप है, जबकि इसी के बारे में कांग्रेस ने कहा कि यह पाकिस्तान नामक जीवाणु से युक्त है, जबकि इसी के बारे में मुस्लिम लीग ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन नहीं होगा। इसी के विरोध में कहते हैं कि इसी के विरोध में वर्धा प्रस्ताव हुआ था। और यह वर्धा प्रस्ताव हुआ कब था? तो यूं कहा जाता है कि 14 जुलाई 1946 को वर्धा प्रस्ताव हुआ, और इस वर्धा प्रस्ताव में महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई का, करो या मरो का नारा दिया था। इसी वर्धा प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन की मांग हुई। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन को स्वीकृति दी। यह आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। अगस्त में प्रारंभ होने के कारण इसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल को भारत का वायसराय बनाया। इस लॉर्ड वेवेल ने 4 जून 1942 को भारतीय संविधान से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसी रिपोर्ट को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट 1945 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के चुनाव हुए। वेस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्लेमेंट एटली ने 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि भारत भी स्वतंत्र होना चाहिए। इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा। नंबर 1 पेंथिक लॉरेंस, ये भारत का मुख्य सचिव था। नंबर 2 एवी अलेक्जेंडर,
ये नौसेना अध्यक्ष था। और नंबर 3 सर स्टेफोर्ड ग्रिव्स, ये व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री था। तीनों कैबिनेट मंत्री भारत में आए। भारत में इसको कैबिनेट मिशन कहा गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष बताते हैं वो पेंथिक लॉरेंस को बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है 16 मई 1946 को इस कैबिनेट मिशन ने अपने क्या दिए, सुझाव दिए।